हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। हमारे पास जो हड़प्पा सभ्यता थी, अब हमारे पास जो हड़प्पा सभ्यता है, अब हम उस सभ्यता को किस प्रकार से ये सत्यापित करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है वही सबसे प्राचीन सभ्यता है, या ये एक नई सभ्यता है, या फिर जो हड़प्पा थी वह हड़प्पा हड़प्पा नहीं बल्कि वह गंगा घाटी सभ्यता थी। तो इस प्रकार की सभ्यता को स्थापित करने के लिए हमारे सामने कौन कौन सी समस्या आई और उस समस्याओं के आधार पर हमने किस प्रकार से उनको पूरी तरह से स्थापित किया, आइए इस टॉपिक में हम वही बात करेंगे। कहता है, जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि यह भौतिक साक्ष्य है जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायता होता है। मतलब ये कि हमने प्राचीन चीजों के आधार पर इस चीज को स्थापित किया कि हड़प्पा सभ्यता ही वो सभ्यता है जो हमें इस प्रकार के साक्ष्यों के बारे में बताने का काम करता है। तो हमने वहां से कौन कौन सी चीजें निकाली जिससे हमें समझ में आया कि ये जो सभ्यता थी वह हड़प्पा ही सभ्यता थी या फिर कोई दूसरी सभ्यता थी। हमें वहां से मिल जाते हैं मृद भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती है। यहाँ पे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और सरकंडे जैसी जैविक पदार्थ भी सामान्यतः सड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो होती है ये आपके सामान्य वातावरण की अवस्था में आने के कारण ये खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो सामान्यतः यहाँ पर बड़े और लंबे समय तक देखने को मिल जाती है। इनके खत्म होने के पीछे क्या कारण था? तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है, जहां पर इस प्रकार की वस्तुएं जल्दी और समय के अनुसार खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। कहता है कि जो वस्तुएं बच गई थी वो पत्थर की थी, या पक्की हुई मिट्टी की थी, या फिर धातु की बच गई थी, और इसी के आधार पर हमने आज के समय इसकी जानकारी को इकट्ठा किया। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुओं को ही फेंकी जाती थी। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी, मतलब कि दोबारा से उसको उपयोग किया गया। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अच्छत अवस्था में मिलती है, अच्छत का मतलब होता है जैसे वो बनाई गई थी, यदि उसी अवस्था में मिलती है तब उसे कहते हैं अच्छत अवस्था में मिलती है। तो यहाँ पे कहता है क्या? यहाँ पे कहता है तो ये वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। मतलब कि जब हमने उसको इकट्ठा किया, निकाल करके इकट्ठा किया, तो हमने उसको दोबारा से सिक्योर करने का काम नहीं किया। अन्य शब्दों में कुछ खोजे पर प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती है। मतलब कि हमको लगा कि यहाँ पर शायद होगी, लेकिन जब हमने खुदाई किया तो यहाँ पर नहीं मिला और कहीं दूसरी जगह हमें प्राप्त हो गया। अब कहता है खोजों का वर्गीकरण। हमने खोज का वर्गीकरण किस प्रकार से किया, आइए देखते हैं। कहता है पुरातत्व वस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। मतलब कि जब हम प्राचीन चीजों की खुदाई करते हैं तो जो भी हमें वहां से मिलता है उस मिलने वाले सामानों को हम क्या करते हैं, तो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, और ये बांटना जो है वह इसकी प्रारंभिक या फिर शुरुआती चरण माना जाता है। कहता है कि इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं, मतलब अलग अलग भागों में बांटते हैं। वर्गीकरण का एक सिद्धांत जो है वह है पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। मतलब कि वह चीजें जो किसी मानव के साथ या फिर जीवित जंतुओं के साथ मैच करती है, इसको पहला टॉपिक लिया जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, तो जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर। मतलब कि जो व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा उपयोग में लाया गया, हमने उनको भी इसका वर्गीकरण का आधार माना। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण, या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। इसको समझने या जानने के लिए जरूरी है कि हम उसको अलग अलग भागों में बांटें, और जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक हम उसके आध्यात्मिक या फिर समकालीन चीजों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहता है किसी वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। आज के समय में यदि इस प्रकार की कोई चीजें मिलती है तो हमें लगता है कि जैसे हमने आज उसका इस्तेमाल किया
उसमें भी उसका उसी प्रकार से इस्तेमाल होता था। जैसे कि मनके, चक्कियां, पत्थर के फलक, पात्र। इससे स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस संदर्भ में परीक्षण के माध्यम से भी कर सकते हैं। मतलब कि हम परीक्षण करते हैं कि इन प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए किया गया होगा। जिसमें वह मिली थी, क्या वह घर में मिली थी, नाले में मिली थी, कब्र में मिली थी या फिर भट्ठी में मिली थी। यदि वो अलग अलग स्थानों पर मिलती तो उसका समझने का, उसकी व्याख्या करने का, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है उसमें भी बदलाव देखने को मिल जाता है। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि प्राचीन टाइम के जितने भी लोग होते हैं, क्या उन लोगों ने कभी कपड़ों का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था। तो इसकी जानकारी जो है वह मंदिर या फिर मूर्ति, इस मंदिर या मूर्ति में यदि कोई भगवान या देवता या चित्र मिल जाता है तो उसके ऊपर बनाए गए आकृति से समझ में ये आता है कि शायद लोगों के द्वारा पहले के समय में कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। अर्थात उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने, कपड़ों का डिजाइन कैसा था, कपड़ों को बनाने का तरीका कैसा था, इन सभी की जानकारी हमें उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए साक्ष्यों से पता चल जाती है। जैसे कि यदि आप ये डायग्राम देखेंगे तो इस डायग्राम में ये जो मूर्ति बनाई गई है, इस मूर्ति के ऊपर बड़े बड़े माले पहनाए गए हैं, यहाँ पर कुछ कपड़े पहनाए गए हैं। ये कपड़े या फिर इस प्रकार का डायग्राम ये समझाते हैं कि प्राचीन टाइम में लोगों के द्वारा कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। मतलब कि उसको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, जब तक वो मिल नहीं गया तब तक उनको समझ में नहीं आया कि क्या इसका इस्तेमाल किसी खास चीज के लिए किया जा सकता था या नहीं। कहता है सांस्कृतिक अनुक्रम, मतलब कि पहले कौन था, फिर कौन आया, फिर कौन आया, जिससे वह मिलती थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोज की तुलना दोनों के संबंध में किया गया, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के समकालीन मानी जाती है। लेकिन जब हमने उनके प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर व्याख्या किया तो हमें कुछ कुछ समस्याएं देखने को मिल गई। जैसे पुरातत्वविद व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में सामने आती है कि हमने उसको कैसे दोबारा से पुनर्निर्माण किया, नहीं किया, इसमें समस्याएं आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की हुआ करती थी। इसमें आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्तियां, जिसमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे। विस्तृत का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, प्रसाधन का मतलब होता है उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ज्वेलरी सामने होती है। इन्हें हम मातृ देवी की संज्ञा दी गई। जो आप ये मूर्ति देख रहे हो, इस मूर्ति को हम मातृ देवी कहते हैं। पुरुषों के दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानवकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा बैठा दिखाया गया है, जैसा कि पुरोहित राजा। हमने जो पढ़ा था पुरोहित राजा के बारे में, वह इसी की मुद्रा के ऊपर व्याख्यान कर रहा है। कहता है अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व माना गया है, क्योंकि ज्यादातर पुरुषों की जो मूर्तियां पाई गई है वह किसी न किसी अनुष्ठान में या पूजा पाठ में करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर विशाल स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां भी सम्मिलित है, जो इस प्रकार की व्याख्या करती है कि सामान्यतः इसका इस्तेमाल प्राचीन टाइम में पुरुषों और महिलाओं के द्वारा बड़े स्केल पर किया गया था। कहता है मोहरों में, जिनमें से कुछ संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। इस परीक्षण के धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया गया है। पुनर्जीवित का मतलब दोबारा से उसे स्थापित किया गया, दोबारा से उसकी व्याख्या की गई और दोबारा से उसके अर्थों को समझा गया। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित है, जैसे कि आप इस सामने जो डायग्राम देख सकते हो उसमें दिखाया गया है, मान्यता के अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सिंग वाला जानवर, जिसे आमतौर पर एक रिंगी भी कहा जाता है, सॉरी एक श्रृंगी भी कहा जाता है। तो प्राचीन टाइम में हड़प्पा से जो सिक्के में मिले थे उनके ऊपर एक जानवर बनाया गया था जिसका एक सिंग है। इसे कहते हैं एक श्रृंगी कहा जाता है। कल्पित तथा संश्लिष्ट इसे लगते हैं। और कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसमें
पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पे आप दिखाई पड़ रहा है, ये पालथी की मुद्रा में एक व्यक्ति को दिखाया गया है। और कभी कभी जिसे जानवर से घिरा दर्शाया गया है, जिसे अर्ध शिव या हिंदू धर्म के प्रमुख देवता के रूप में इन्हें आरंभिक रूप से संज्ञा दी गई है, मतलब इसे भगवान शिव के तौर पर मान्यता मिली है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंकुआकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इनकी जो आराधना होती है वह लिंग के रूप में देखने को मिल जाती है। कहता है हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इन अनुमानों के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं देखने को मिलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अधिकांशतः पुरातात्विक ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर ही लेकर के जाते हैं। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में ये अधिक संदिग्ध लगती है कि क्या शायद इनका उपयोग प्राचीन टाइम में धर्म के तौर पर या धार्मिक पूजा पाठ के तौर पर किया गया था या नहीं, ये बड़ा संदिग्ध सा लगता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें दिखाने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अर्ध शिव मतलब आधे शिव की मूर्ति, ये मोहरों पर देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। ऋग्वेद को जो लिखा गया वो 1500 साल से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और जिस रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है हम उसे शिव भगवान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर शिव जी के बारे में एक बात कही गई है। कहा जाता है कि लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती है। यहाँ पे कहा भी जाता है कि ये पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। क्या नाम है? तो रुद्र। हम जिस रुद्र का शब्द का उपयोग करते हैं या किसके लिए उपयोग किया गया है? तो शिव के लिए उपयोग किया गया है। इस प्रकार के शब्द का उपयोग सबसे पहली बार 4th सेंचुरी में किया गया था, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति कहा गया है और ना ही एक श्रेणी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर भी ये कोई संबंध नहीं, जैसा कि कुछ विद्वानों ने इसे सुलझाया है। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी भगवान की व्याख्या और उनको विस्तार से बताने का काम करता है। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक विभिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बड़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते हैं। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पाई निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम सा लग जाता है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिलती है वह जानकारी पूर्ण रूप से ज्ञात जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी भी उसमें बहुत कुछ बुराइयां या फिर कमियां देखने को मिल जाती है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं, क्योंकि हमने जब उनका निर्माण किया तो उनकी उपयोगिता के बारे में अभी तक हमें पता नहीं है। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी, या फिर ये लोगों को दफनाया गया था, या फिर यहाँ पर तालाबें थी? हमें इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। बस हम उसको इस प्रकार के बनाए गए चीजों के आधार पर हमने एक अनुमान लगाया है। साक्षरता कितनी व्यापक थी ये जानकारी नहीं मिलती है। हड़प्पाई कब्रिस्तान में सामाजिक भिन्नता कम क्यों दिखाई पड़ती है? क्या वहाँ पे लोगों की संख्या कम थी, पढ़े लिखे लोग कम थे, या नियम कानून को नहीं माना करते थे? ऐसी कई सारी भावनाएं हमारे जीवन में आ सकती है। स्त्री पुरुष संबंध से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित थे। क्या महिलाएं मृद भांड बनाती थी, फिर केवल उन्हें रगने का कार्य करती थी? दूसरे शिल्प कर्मों से क्या काम करते थे? मृद मूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संबंध में स्त्री पुरुष के संबंधों से जुड़े हुए पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किया है, खोज किया है, और ये भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है, क्योंकि इसकी जो जानकारी मिलती है वह पूरी तरह से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर कुछ लिखा गया है, कहता है कि समन सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं। तो कह रहा है क्या? कहता है कि लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। समन में महिलाएं और पुरुष होते हैं। देखो समन समन एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह महिलाओं और पुरुषों के लिए हुआ है जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने के साथ साथ दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के साधन का दावा करते हैं, उन्हें हम समन कहते हैं। तो आप कह सकते हो झाड़ फूक करना। जो भी लोग झाड़ फूक करते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं? उन लोगों को हम कहते हैं समन कह सकते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर मोहरे और लिंक के तौर पर, इस पिक्चर की कुछ विशेषताएं बताई जाती है। कहता है सबसे शुरुआती आरंभिक उत्खननों में से एक मैके के इन पत्थरों के विषय में कहता है। तो इसके बारे में कौन बताया है? मैके ने बताया है। कहता लार्ज बर्थ मनी पत्थर, जैस्पर, चार्ल्स डेनी, अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे, को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ ये भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों से होता है। इसके बारे में अर्नेस्ट मैक के अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में बताने का काम किया है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किसने लिखा है? तो अर्नेस्ट मैके ने लिखा है। कब? तो 1948 में लिखा गया और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। संभावना है कि ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट कर सकता है। तो ये तो थे आज के टॉपिक के बारे में। इससे संबंधित कुछ कालक्रम दिए गए हैं, जैसे कि 20 लाख वर्ष पहले निम्न पूरा पाषाण का समय आया। 80,000 साल पहले मध्य पूरा पाषाण का काल आया। 35,000 साल पहले उच्च पूरा पाषाण का काल आया और 12,000 साल पहले मध्य पाषाण का काल आया। तो ये जो पाषाण काल है ये चलता है कब से? तो 20 लाख से लेकर के 12,000 साल के बीच में चलता है। फिर आता है हमारे पास 10,000 साल पहले नव पाषाण काल, जिसे शुरुआती टाइम में कृषक और पशुपालक के नाम से जानते हैं। फिर आता है 6,000 साल में ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबे का प्रयोग पहली बार किया गया। 2,600 साल पहले आता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिलती है वो 2,600 साल मिलती है, लेकिन इससे पहले लोगों ने अपने जीवन को चलाना 20 लाख साल पर वर्ष पहले ही चालू कर दिया था। 1,000 साल पहले हमें लौह काल मतलब कि आयरन का इस्तेमाल, महापाषाण काल बड़े बड़े शिलाखंडों का इस्तेमाल लोगों को दफनाने के लिए किया गया था। 600 साल से लेकर के 400 साल ईसा पूर्व में हमें ऐतिहासिक काल मिल जाती है कि शायद इतिहास में जो भी चीज किए गए उनकी जानकारी हमें इन्हीं से मिल जाती है। यदि हड़प्पा की बात करते हैं तो 1875 में हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आती है। तो हड़प्पाई मोहर पे सबसे पहली बार कनिंघम की रिपोर्ट कब आती है? 1875 में आती है। यदि हम बात करते हैं 20वीं सेंचुरी के बारे में तो 1921 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा के उत्खनन का उपयोग किया गया। तो हड़प्पा के बारे में खोजने का काम किसने किया? तो वत्स के द्वारा किया गया था। 1925 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया। 1946 में आर.एम. व्हीलर ने हड़प्पा के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1955 में एस.आर. राव के द्वारा लोथल की खुदाई चालू की गई। तो आर.एस. राव के द्वारा लोथल की खुदाई की गई 1955 में। 1960 में बी.वी. लाल तथा बी.के. थापड़ के नेतृत्व में कालीबंगन में खुदाई की गई। तो कालीबंगन में कब खुदाई की गई? 1960 के टाइम में किया गया। 1974 में देखा जाए तो 1974 में एम.आर. मुगल द्वारा बहावालपुर में अन्वेषण का आरंभ किया गया। बहावालपुर में जो एम.आर. मुगल के द्वारा खुदाई की गई थी वह 1974 में किया गया था। कहता है कि 1980 में जर्मन के एक लोग संयुक्त राज्य दल के द्वारा मोहनजोदड़ो में सतत अन्वेषण का कार्यक्रम चालू किया 1980 के टाइम में। 1986 के टाइम में अमेरिकी दल के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किया गया और 1990 के टाइम में आर.एस. बिस्ट के द्वारा धोलावीरा में उत्खनन का काम किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने कब कहां पर खुदाई की थी। तो पहला आप देखेंगे तो पहला आपका आ जाता है ये बर्ड्स के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। दूसरा देखेंगे ये वाला पार्ट कि आर.एम. व्हीलर के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। तीसरा आपके पास ये है कि एस.आर. राव के द्वारा लोथल की खुदाई की गई। चौथा आपके पास बी.बी. लाल के द्वारा और बी.के. थापड़ के द्वारा कालीबंगन की खुदाई की गई। अगला आता है बहावालपुर जो एम.आर. के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और चीजें हैं और वो है धौलावीरा। तो धौलावीरा खोजने का काम जो किया गया था वो आर.एस. बिस्ट के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी आज की टॉपिक, आज की सभा और आज का हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत या नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत नए काल से करेंगे, मतलब कि नए टॉपिक की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो हमारा आज का पहला चैप्टर पूरा होता है। इसमें जो भी आपको डाउट आया है वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम उस कमेंट बॉक्स में इसको पूरा उत्तर देने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।